जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के फिर नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दोस्तों हमारी यूपी होम गार्ड भर्ती को ध्यान में रखते हुए आपने पिछली क्लास तो देख ही ली होगी, जिसमें दोस्तों हमने परिसंचरण तंत्र तक की दोस्तों जो क्लास थी बायोलॉजी की, वो हमने दोस्तों कंप्लीट कर ली थी। और आज हम दोस्तों वहीं से अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, पेज बाई पेज दोस्तों कंप्लीट थ्योरी और विथ प्रैक्टिस सेट के साथ चीज़ों को हम कंप्लीट कर रहे हैं। आज वहीं से दोस्तों अपनी हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जहाँ से हमने दोस्तों पिछली क्लास को स्टॉप किया था। और अगर आपने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से उस पिछली क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, अपने सेशन को अब हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ाते हैं। जो लोग क्लास में नहीं आए हैं तो एक बार उनको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के पास भी कि हाँ भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो क्लास को ज्वाइन कर लें। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको भी नोट्स में लिखना है तो आप लिख सकते हो। अगर आपको चीज़ें याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद है तो उसको नोट जरूर कर लेना। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइएगा कि परिसंचरण तंत्रिकी की खोज किसने की। तो दोस्तों, परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार बना के नोट कर लेना कि परिसंचरण तंत्र की खोजकर्ता कौन है। विलियम हार्वे ने कब की थी? 1628 में। अगर हम बात करें रक्त परिसंचरण के दोस्तों कितने भाग होते हैं, तो दोस्तों हमारी परिसंचरण तंत्र के दोस्तों 4 भाग होते हैं, जिसमें से हमारा पहला होता है हृदय, धमनियाँ, शिराएँ और दोस्तों हमारा रुधिर। ये दोस्तों आपके 4 परिसंचरण तंत्र के भाग होते हैं। और हम रक्त परिसंचरण तंत्र को कार्डियोवैस्कुलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोवैस्कुलर तंत्र भी इसी को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाए कि बताइएगा कि कार्डियोवैस्कुलर तंत्र किसे कहते हैं, तो रक्त परिसंचरण तंत्र को कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपने हृदय की। जैसे कि दोस्तों हमने अभी आपको रक्त परिसंचरण तंत्र के 4 भाग बताए, हृदय के बारे में समझेंगे, धमनियाँ क्या होती है, शिराएँ क्या होती है, रुधिर क्या है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों, पहले पॉइंट दोस्तों हार्ट के बारे में। हार्ट जो हमारा दोस्तों दिल है, हमारा हृदय है, ये एक पेशीय संरचना है जो केंद्रीय पंपिंग अंग की तरह कार्य करता है। आप सभी जानते हैं कि हम, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप चीज़ों को सुन रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ तो हमारा जो हार्ट है ये काम कर रहा है, ये पंपिंग कर रहा है, जिससे में दोस्तों हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, हम सांस ले रहे हैं, है ना। तो ये क्या करता है सर? ये हमारा पेशी संरचना है जो कि हमारे दोस्तों अंग का पंपिंग का काम करता है। और यह दोस्तों पेरिकार्डियम नामक आवरण या हम बोल सकते हैं झिल्ली से सुरक्षित रहता है। जो हमारा हृदय है, इसकी जो परत होती है वो पेरिकार्डियम की परत होती है। अगर बात करते हैं मनुष्य के हृदय में कोष्ठक कितने होते हैं, दोस्तों इसमें 4 कोष्ठक होते हैं। हमारा होता है दोस्तों एक तो दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। यानी कि दोस्तों मनुष्य के हृदय में आपके 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, अलिंद और निलय। एक तो हमारा लेफ्ट अलिंद, दूसरा राइट और तीसरा राइट निलय और दूसरा लेफ्ट निलय। तो अगर बात करें दो आलिंद में, तो दो आलिंद में 2 अग्र महाशिराएं और एक पश्च महाशिरा खुलती है, जो शरीर के सभी भागों को अशुद्ध रक्त लाकर आलिंद में पहुंचाती है। हमारे बॉडी में दोस्तों, हमारे बॉडी में शुद्ध रक्त भी पनपता है और अशुद्ध रक्त भी। बायां निलय के अगले भाग में हमारे दोस्तों महाधमनी निकलती है, जो शरीर के अन्य सभी भागों में जैसे फेफड़ों को छोड़कर उसमें दोस्तों ये रक्त को ले जाने का काम करती है। दायां अलिंद जो है ये हमारे दाएं निलय के बीच दोस्तों त्रिवलिनी कपाट होता है, जिसको हम दोस्तों जिसको बोलते हैं ट्रिकस्पिड वेल्व। बायां अलिंद जो होता है ये बाएं निलय के बीच दोस्तों द्विपल्ली कपाट होता है, जिसको हम बोलते हैं बिकस्पिड वेल्व। हृदय में दोस्तों हमारे शरीर के अन्य भागों तक ऑक्सीजन जो होता है वो शुद्ध रक्त धमनियों के द्वारा ही पहुंचता है। एक है क्वेश्चन कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है। तो दोस्तों एक वयस्क मनुष्य का, जो स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय का जो पंपिंग है वो दोस्तों 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये तो बचपन से आप जनरल नॉलेज में चीज़ों को पढ़ते आए हैं। हृदय की दोस्तों धड़कन पर नियंत्रण के लिए दोस्तों पोटेशियम आवश्यक होता है। और रक्त में हमारे उच्च कैल्शियम, Ca, सांद्रता, ताप, बुखार और हमारा व्यायाम, डर, अवसाद आदि ये दोस्तों हृदय के रक्त दाब तथा धड़कन बढ़ा देते हैं। आपने देखा है कि अगर आपका बुखार है तो हमारे बुखार में जब बुखार आता है तो दोस्तों हमारा क्या देखा जाता है? हमारे शरीर का तापमान देखा जाता है, हमारा टेम्परेचर देखा जाता है ना। जिम करते हैं, जिम करते समय में अगर आपने भारी डेडलिफ्ट मार दी या कोई आपने भारी वेट उठा लिया, तो हमारे क्या होता है दोस्तों, हमारे हृदय पर दोस्तों उसका जोर पड़ता है ना, हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं। आपने किसी चीज़ को देखा या आप किसी चीज़ को देखकर अंदर से आपके मन में डर उत्पन्न हो गया, भय उत्पन्न हो गया, तो वो भी दोस्तों उसका जो इफेक्ट पड़ता है हमारे हृदय पर पड़ता है, हृदय के रक्तदाब पर। आपने देखा होगा ना कुछ लोगों को हार्ट अटैक जैसी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो हार्ट अटैक यानी कि उस पर
ब्लड प्रेशर का बढ़ना और कम होना, ये दोस्तों होता है। धड़कनें तेज हो जाना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना। अगला हमारा पल्मोनरी, धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और यह धमनी अशुद्ध रक्त को दोस्तों दाएं निलय में दोस्तों फेफड़ों में पहुंचाने का वर्क करती है। शरीर के अन्य भागों में दोस्तों हृदय तक ऑक्सीजन जो रहते हैं वो अशुद्ध रक्त सिराओं के द्वारा लाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला आपका पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त होता है और यह सिरा शुद्ध रक्त को दोस्तों फेफड़ों से बाएं अलिंद में पहुंचाता है। डायाफ्राम के ऊपर हिस्से में दोस्तों सिर और गर्दन, जो हमारा डायफ्राम किसको बोलते हैं, हमारे सिर और गर्दन के भाग को, यह अशुद्ध रक्त हृदय तक सुपीरियर वेना कावा द्वारा डायाफ्राम से नीचे के हिस्से का अशुद्ध रक्त हृदय तक इंफीरियर वेना कावा के द्वारा पहुंचाता है। कोरोनरी धमनी हृदय की मांसपेशियों को रुधिर पहुंचाती है और हृदय की धड़कन को साइनो ऑर्कुलर नोड यानी कि ऐसे नोड जिसको बोलते हैं साइनो ऑर्कुलर नोड शुरू करता है, जिसे हम दोस्तों हृदय का पेसमेकर कहते हैं। और यह दायां अलिंद के दोस्तों शीर्ष पर स्थित होता है। हृदय का पेसमेकर किसे बोला जाता है, साइनो ऑर्कुलर नोड को। अगला है सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। ये तो काफ़ी लोगों को याद भी होगा, अगर नहीं याद है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना प्यारे दोस्त। 120/80, 120/80 ये दोस्तों सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है। और रक्तदाब जो होता है हमारा रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर, ये दोस्तों किससे मापा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर। ये किससे मापा जाता है सर, ये स्फिग्नोमैनोमीटर है जो कि रक्तदाब मापी यंत्र है। एड्रेनालिन और थायरॉक्सिन ये दोस्तों हार्मोन्स होते हैं जो हृदय की धड़कनों को दोस्तों नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स कहे जाते हैं। सीएडी जिसको हम कोरोनरी धमनी, पेरिकार्डियल और एंजाइमा, ये दोस्तों हमारे हृदय के संबंधी कुछ रोग होते हैं जिसको हम सीएडी, पेरिकार्डियल या एंजाइमा जैसे नाम देते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों धमनी और सिराओं में अंतर। ये तो आप लोगों ने दोस्तों 12th क्लास की जिस भी भाई ने बायोलॉजी ली होगी इसको पढ़ा, उसने पढ़ा होगा धमनी और सिरा में क्या अंतर है। तो बस वही चीज़ें हैं। धमनियों में क्या होता है, देखो मैंने अभी सारी बेसिक चीज़ें बता दी कि धमनी में कहाँ पे शुद्ध रक्त बहता है, कहाँ पर अशुद्ध बहता है, सब कुछ बता दिया। धमनियों में रुधिर जो है हृदय से अंगों की ओर प्रभावित होता है और सिराओं में दोस्तों क्या होता है, रुधिर अंगों से हृदय की ओर प्रभावित होता है। मतलब अपोजिट है धमनी और सिरा। धमनी से रुधिर अंगों में जा रहा है, इसमें सिराओं से रुधिर जो हृदय की ओर प्रभावित हो रहा है। इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है धमनियों का, और सिराओं का गहरे लाल और नीले बैंगनी रंग के होते हैं। धमनी की भित्तियाँ अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं और सिराओं की भित्तियाँ दोस्तों पतली और कम लचीली होती हैं। इनमें दोस्तों कपाट अनुपस्थित यानी कपाट नहीं होते हैं और इसमें कपाट उपस्थित होते हैं और रक्त के विपरीत दिशा में प्रभावित होने से भी रोकते हैं। इनकी आंतरिक गुहा दोस्तों सक्रिय होती है और इनकी आंतरिक गुहा दोस्तों चौड़ी होती है। ये खाली होने पर भी नहीं चिपकती है और ये खाली होने पर चिपक जाती है। हृदय की धड़कनों के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर अधिक दबाव के साथ प्रवाहित होता है और सिराओं में दोस्तों क्या होता है कि रुधिर के बहाव की गति धीमी व एक समान रहती है। ये प्रायः त्वचा से दूर गहराई में स्थित होती है और ये प्रायः त्वचा के समीप स्थित होती है। अगला आता है तुम्हारा रक्त। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों रक्त यानी कि ब्लड के बारे में। रक्त क्या है, तो दोस्तों रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिससे रक्त का माध्यम जो दोस्तों होता है वो हल्का क्षारीय है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ये पीएच मान तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद रखना ही रखना है। और सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा दोस्तों रक्त का दोस्तों पीएच जो है नियंत्रित होता है। रक्त प्लाज्मा और हृदयाणु से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है जो रक्त का 55% भाग जो है वो बनाता है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल तथा 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ हैं और फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन प्लाज्मा के विद्वान दोस्तों ये कुछ मुख्य प्रोटीन हैं। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है यदि प्लाज्मा से स्कंदन कारकों को निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा को हम सीरम कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्त, सीरम कहेंगे। और रक्त जो है दोस्तों ये प्लाज्मा का परासरण दाब नियंत्रित करती है और रक्त का जो थक्का है ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण बनता है। इस पॉइंट को दोस्तों नोट करना, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि काफ़ी एग्जाम में आ भी चुका है, स्पेशली स्टेट पुलिस एग्जाम में। रक्त का थक्का फाइब्रिनोजन प्रोटीन, इसमें से आपको याद रखना है फाइब्रिनोजन प्रोटीन के बारे में। क्वेश्चन आपसे 2 कॉपी ऐसे पूछ लिया जाएगा कि रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण बनता है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन के द्वारा। हीमोग्लोबिन नामक जो है लाल वर्णक के कारण दोस्तों रुधिर का रंग लाल होता है। खून का रंग लाल ही क्यों होता है, हरा क्यों नहीं होता है? दोस्तों खून का रंग इसलिए लाल होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं या आप कुछ भी बोल सकते हैं, कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों ये 3 प्रकार की होती है। एक तो हमारा आरबीसी, डब्ल्यूपीसी और हमारी दोस्तों प्लेटलेट्स, यानी कि दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं हिंदी में, श्वेत रक्त कणिकाएं और दोस्तों रक्त प्लेटलेट्स।
आरबीसी की अगर बात करते हैं और डब्ल्यूपीसी, रेड ब्लड सर्कुलेशन और वाइट ब्लड सर्कुलेशन। रक्त प्लेटलेट्स होता है सर हमारी थ्रोम्बोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स। आप लोग देखते हैं कि हमारी जैसे गर्मी का सीज़न आ गया है ना, अगर आपने पानी कम पिया या आपने पानी कम पीने के साथ साथ क्या होगा, हमारे दोस्तों प्लेटलेट्स पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि पानी कम पिएंगे तो दोस्तों हमारी बॉडी से क्या होगा, पानी की आपूर्ति नहीं पहुंचेगी, तुम्हारे शरीर में दोस्तों ब्लड की भी कमी रहेगी। तो पानी, गर्मी आ गई तो गर्मियों में तो वैसे भी ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और आप लोग देखते हैं कि गर्मियों में लोग बीमार भी जल्दी पड़ जाते हैं, किसी को बुखार आ रहा है, कहीं किसी को कुछ आ रहा है, किसी को चिकनगुनिया हो गया, किसी को मलेरिया हो गया, किसी को डेंगू हो गया, मतलब ऐसी चीज़ें लगी रहती हैं। तो उनमें क्या होता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी जांच करवाता है, और जब जांच करवाता है तो उसमें आपकी प्लेटलेट्स ऑटोमेटिकली इन सभी चीज़ों से कम हो जाती हैं ना। तो वो इसी का कारण होता है आपकी आपकी रक्त प्लेटलेट्स का। अब मैं पहले बात करूंगा दोस्तों आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी में क्या होता है कि इसमें दोस्तों केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। लामा और ऊंट का आरबीसी जो है ये केंद्रक इनमें पाए जाते हैं। आरबीसी दोस्तों सबकी अलग अलग टाइप्स की होती है, जानवरों की आरबीसी, मनुष्य की आरबीसी, है ना। तो जो मनुष्य की जो आरबीसी है, वैसे लाल रक्त कणकों में दोस्तों केंद्रक तो नहीं होता है, लेकिन लामा और ऊंट इनकी दोस्तों आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिकाएं लगभग 5 से दोस्तों 5.5 मिलियन प्रतिघन में भी होती हैं। इनका लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है, और रक्त में दोस्तों ऑक्सीजन का जो परिवहन है ये भी हीमोग्लोबिन के द्वारा ही किया जाता है। आरबीसी का जीवन काल मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों 120 दिन का होता है। ये 120 दिन के बाद मर जाती हैं, इसके बाद पुनः दोस्तों ये जीवित होती है, पुनः दूसरी आरबीसी हो जाती है। इनका निर्माण जो होता है वो दोस्तों बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बोन मैरो में। यहाँ से सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि बताइएगा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है? तो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा से। और इनका जीवन काल कितना होता है? तो सर आप कहोगे सर 120 दिन। इनका विनाश कहाँ होता है? तो सर इनका विनाश प्लीहा में होता है। इसीलिए दोस्तों हम इसे इसलिए दोस्तों इसको प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये प्लीहा में दोस्तों ये आरबीसी है वो एंड हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, इसीलिए हम दोस्तों इसको प्लीहा को कब्रिस्तान कहते हैं। ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। आप सभी जानते हैं कि भाई आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट में देखा भी होगा। सिकल सेल एनीमिया, जिसको हम एससीए बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया थैलीसीमिया रक्त से संबंधित एक बीमारी है। ये दोस्तों ब्लड की क्या है दोस्तों? बीमारी है। आरबीसी की संख्या में अनियमित वृद्धि पॉलीसाइथेमिया और एक संख्या में कमी इरिथ्रोसाइटोपेनिया कहलाती है। आरबीसी की गणना हीमोसाइटोमीटर नामक यंत्र से ज्ञात की जाती है। ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो जाएगा, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको भी, क्योंकि इसमें आपसे पूछा गया है कि आरबीसी का दोस्तों गणना करने वाला यंत्र कौन सा है, या हीमोसाइटोमीटर है। आरबीसी कंप्लीट होने के बाद अब मैं बात करता हूँ दोस्तों डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सर्कुलेशन। इसमें दोस्तों हीमोग्लोबिन का अभाव होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केवल लामा और ऊंट में पाया जाता है ना, वो एक अपवाद था। लेकिन श्वेत रक्त कणिकाओं में केंद्रक होता है। इसका निर्माण भी दोस्तों अस्थिमज्जा में होता है, और आरबीसी का भी दोस्तों निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसका विनाश दोस्तों ये किस में हो जाता है? इनका रक्त में ही हो जाता है, और उसका विनाश प्लीहा में होता था आरबीसी का। इनके दो भागों में दोस्तों बांटा गया है, एक तो आपका है ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा एग्रेन्युलोसाइट में। इनकी संख्या औसतन 6000 से दोस्तों 8000 प्रति घन में भी रक्त होती है, और ये अमीबा के समान अपना आकार दोस्तों परिवर्तित कर सकती है, मतलब बदल सकती है। क्लियर है? चलिएगा अगला आता है तुम्हारा ग्रेन्युलोसाइट। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ग्रेन्युलोसाइट, और इसके बाद बात करेंगे एग्रेन्युलोसाइट में। अगर हम बात करें दोस्तों ग्रेन्युलोसाइट, इसमें दोस्तों आपके 3 भाग होते हैं। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मोबाइल हमारा लैग कर गया है, चलिएगा कोई नहीं। तो ग्रेन्युलोसाइट में भी हमारे 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सर हमारा न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल और इओसिनोफिल। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल और इओसिनोफिल। अगर हम बात करें तो न्यूट्रोफिल्स की संख्या 60 से 65%, बेसोफिल 0.5 से 1%, और इओसिनोफिल दोस्तों 2 से 3%। और ग्रेन्युलोसाइट के न्यूट्रोफिल्स में जो केंद्रक है वो बहुपालिक है, इसमें आपका त्रिपालिक आयास आकार के, और इसमें द्विपालिक। कार्य दोस्तों क्या है दोस्तों? न्यूट्रोफिल्स आपके हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उसका भक्षण करते हैं,
और हेपेरिन और हिस्टामिन, बेसोफिल हेपेरिन, हिस्टामिन तथा सेरोटोनिन को स्राव करता है, और इयोसिनोफिल ये संक्रमण से बचाव करती है और एलर्जी प्रतिक्रिया को शामिल रहती है। अगला आपका एग्रेन्युलोसाइट, इसमें आपके दो होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट की संख्या 20 से 25% और इसकी 6 से 8%। केंद्रक इसमें बड़ा गोली और इसमें दोस्तों बीनाकृति का। इसमें कार्य यह दो प्रकार की होती हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स, और ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं और इससे हानिकारक जीवाणुओं को भक्षण करती है। क्लियर है। अगला हमारा एड्स, एड्स वायरस नाम सुना होगा आप लोगों ने। एड्स वायरस जो है ये आपके टी लिम्फोसाइट्स को नष्ट करता है, जिससे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इसलिए शरीर के रोगों का मुकाबला नहीं कर पाता है। वहीं डब्ल्यूबीसी रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी कोशिका होती है, जबकि सबसे छोटी डब्ल्यूपीसी लिम्फोसाइट्स में जीवाणु बच्ची नहीं होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। एक मनुष्य के शरीर में दोस्तों कितना रक्त होगा, तो दोस्तों अगर वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होगा। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा अधिक होने से ल्यूकेमिया अथवा कैंसर दोस्तों हो जाता है। क्या होता है जब आरबीसी में कणिकाओं में मात्रा अधिक होने से ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया से क्या हो जाता है सर, कैंसर हो जाता है। अगला आपका सर प्लेटलेट्स, जो हमारी दोस्तों रक्त प्लेटलेट्स होती हैं, जिनको हम दोस्तों थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, थ्रोम्बोसाइट्स भी दोस्तों हमारी प्लेटलेट्स को कहा जाता है। ये अस्थि मज्जा के मेगा कार्योसाइट्स से उत्पन्न होते हैं और इनका जीवन काल दोस्तों प्लेटलेट्स का 7 से 10 दिन तक होता है। ये 7 से 10 दिन बाद एंड हो जाती हैं, फिर से आ जाती हैं। प्लेटलेट्स का कुछ भंडारण दोस्तों प्लीहा में भी होता है। इनका मुख्य कार्य रक्त को थक्का जमाना, रक्त स्राव को रोकना होता है। प्लेटलेट्स की संख्या को कम होने पर हम दोस्तों थ्रोम्बोसाइटोपिनिया रोग होता है, और ये प्रायः दोस्तों डेंगू जैसी बीमारियों में देखा जाता है। मैंने जैसे कि अभी स्टार्टिंग में बताया, जैसे आपको डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, तो उसमें क्या होता है सर, उसमें हमारी प्लेटलेट्स डाउन पड़ जाती हैं, कम हो जाती हैं, क्योंकि हमारे जब शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार वगैरह आना लगता है, तो इसकी प्लेटलेट्स और जल्दी दोस्तों ये नष्ट होने लगती हैं। ठीक है। अगला दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर ने सर्वप्रथम रक्त ए, रक्त बी और रक्त ओ समूह की खोज सन 1900 में की थी, और सन 1902 में डेकोस्टेलो और स्टूडली द्वारा ए बी रक्त समूह को खोजा गया। आरएच फैक्टर का नाम सुना होगा। आरएच कारक की खोज दोस्तों ये कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर द्वारा रीसस बंदर के नाम पर की गई थी, और ये आरएच फैक्टर जो है ये रीसस नमक बंदर के अंदर पाया जाता है। रुधिर प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रावन करती है, जो रक्त स्कंदन में सहायक होती है, और रक्त में इनकी संख्या लगभग 3 लाख प्रति घन होती है। क्लियर है। अगला है दोस्तों आपका रुधिर और लसिका में अंतर। तो भाई ये भी सारे आपके 12th क्लास के क्वेश्चंस हैं। रुधिर और लसिका में अंतर, यह गहरे लाल रंग का दोस्तों तरल संयोजी ऊतक है, और यह छना हुआ रुधिर एवं रंगहीन ऊतक है। रुधिर में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं आरबीसी, और लसिका में आपकी दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी नहीं होती है, मतलब अनुपस्थित होती है। इसमें प्रोटीन्स की मात्रा एवं न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है, और इसमें प्रोटीन्स की मात्रा कम और लिम्फोसाइट्स की संख्या सर्वाधिक होती है। अगला आता है सर हमारा उत्सर्जन तंत्र। जिस प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं उसे हम उत्सर्जन कहते हैं, जैसे यूरिया है, अमोनिया है और यूरिक अम्ल आदि। मानव में सहायक उत्सर्जी एवं दोस्तों मूत्र वाहिनियों, मूत्राशय और दोस्तों मूत्र मार्ग है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। वृक्क, वृक्क किडनी मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है। त्वचा, फेफड़े और यकृत सहायक उत्सर्जी अंग है। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख लंबी महीन कुंडलित नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें दोस्तों नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की दोस्तों हमारी जो इकाई दोस्तों उसको भी नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन जो है दोस्तों हमारे वृक्काणु यानी वृक्क की क्रियात्मक इकाई, जिसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं, तो हमारी वृक्क की क्रियात्मक इकाई दोस्तों नेफ्रॉन को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनुष्य के शरीर में दोस्तों रक्त का जो शुद्धिकरण है दोस्तों वृक्क के द्वारा ही होता है। इसका जो डायलिसिस होता है, रक्त का शुद्धिकरण, ये वृक्क के द्वारा होता है, और ये प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। जैसे मैंने अभी बोला ना डायलिसिस, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस। डायलिसिस का काम होता है दोस्तों रक्त को शुद्ध करना। यूरोक्रोम वर्णक की उपस्थिति के कारण दोस्तों हमारा मूत्र जो है दोस्तों वो हल्का पीले रंग का होता है। हमारे जब हमारे मूत्र में दोस्तों यूरोक्रोम या दोस्तों यूरोक्रोम जो होता है, तुम्हारा मूत्र का जो कलर है दोस्तों वो कैसा हो जाता है, हल्के पीले रंग का हो जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हम पानी कम पीते हैं, है ना। यूरोक्रोम जो होता है ये हीमोग्लोबिन के विघटन से बनता है। मूत्र हल्का अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 6 होता है। अगर आपसे मूत्र का पीएच मान पूछा जाएगा तो सर आप 6 बताएंगे, ठीक है। कैल्शियम ऑक्जेलेट, जो हमारी किडनी होती है इसमें दोस्तों पथरी का निर्माण होता है, और पथरी किसकी बनी होती है सर, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। पसीने का स्रावण जो होता है वो त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय एवं दोस्तों श्वेत ग्रंथियों के कारण होता है। यूरिया रक्त में अतिसूक्ष्म निस्पंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्रिया के द्वारा पृथक होता है।
डायलिसिस क्रिया वृक्क से संबंधित होती है, जिसका उपयोग हम उस समय करते हैं जब दोनों वृक्क अपना कार्य बंद कर देते हैं। वयस्क व्यक्ति जो है वो सामान्यतः 24 घंटे में से दोस्तों 1 से 8 घंटे 1.8 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। अगला आपका सर नर्वस सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सर। अब यहाँ से हमारे स्टार्ट होगा तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र जो है दोस्तों ये मानव शरीर की सभी अंगों को कार्य को नियंत्रण करती है। संचालन तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही करता है। मतलब हमारा तंत्रिका तंत्र है हमारी पूरी बॉडी को दोस्तों मेंटेन करने का काम करता है, क्योंकि तंत्र ये हमारा नर्वस सिस्टम, अगर हमारा नर्वस सिस्टम बिगड़ जाता है तो समझ लो हमारी पूरी बॉडी बिगड़ चुकी है। इसके अध्ययन को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, तंत्रिका विज्ञान कहते हैं, अथवा इसको हम न्यूरोलॉजी भी कह सकते हैं। तंत्रिका तंत्र के दोस्तों हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ना, यहाँ से एक ना क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। नर्वस सिस्टम आपके दोस्तों 3 टाइप्स के होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, न्यूरॉन जो है ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, जो न्यूरॉन है दोस्तों ये हमारी तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए पूछ लिया जाता है। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई संरचनात्मक इकाई क्या है, तो न्यूरॉन। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दोस्तों न्यूरॉन से संबंध होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु जिसको स्पिनियल कॉर्ड बोलते हैं, ये केंद्रीय तंत्र के दोस्तों भाग है। हमारा जो ब्रेन है मस्तिष्क है, और हमारा जो स्पिनियल कॉर्ड मेरुरज्जु है ये केंद्रीय तंत्रिका का भाग है। मस्तिष्क जो है ये अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है और इसके बाहरी दोस्तों आघातों से रक्षा करता है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग 1400 ग्राम होता है। कितना होता है दोस्तों, ये आपका लगभग 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क को दोस्तों 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। 3 मुख्य भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य और दोस्तों पश्च, अग्र मध्य पश्च। अग्र मस्तिष्क में आपका सेरिब्रम पाया जाता है, और सेरिब्रम के साथ साथ और क्या क्या है सर, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस, भूख प्यास का केंद्र भी इसको बोलते हैं, और इनसे दोस्तों ये मिलकर आपका अग्र मस्तिष्क बना होता है, इसको सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का ये सबसे विकसित भाग होता है। यह हमें दोस्तों ज्ञान के लिए, हमारी बुद्धि के लिए, हमारी याददाश्त के लिए, हमारी इच्छानुसार हमारी गतिविधियाँ, हमारी इच्छा शक्ति का दोस्तों केंद्र होता है, जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं। हाइपोथैलेमस का कार्य होता है दोस्तों ताप को नियंत्रण करना, ठीक है, प्यार करना, किसी को प्यार करना, किसी से घृणा करना, भूख लगना, प्यास लगना, गुस्सा आना, पसीना छूटना, खुशी होना आदि की भावनाओं को प्रेरणा देता है। दोस्तों ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, ये जो हम लोग बात जिसकी कर रहे थे, ये हाइपोथैलेमस जो है ये दोस्तों हमें क्या करता है हमारी बॉडी में। हाइपोथैलेमस दोस्तों अगर आपको किसी को देखकर कोई चीज़ आपको पसंद आ गई, अब वो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, तो आपको पसंद किस कारण आई, वो हाइपोथैलेमस की वजह से आई है। आपको गुस्सा आ रहा है, भाई मुझे लगता है कि मेरे आज गुस्सा आ रहा है, मेरा दिमाग ख़राब है, तो ये क्यों आ रही है। आपको किसी से नफरत है, मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मेरे पसीना छूट रहा है, मुझे खुशी हो गई है कि तुम सिलेक्ट हो गए हो, है ना, मुझे तुमसे प्यार है, ये क्या है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सिर्फ हाइपोथैलेमस की वजह से ये हमें दोस्तों चीज़ें फील होती हैं। थैलेमस का कार्य क्या होता है, ठंडा, गरम, दर्द आदि को पहचानने का। थैलेमस का काम करता है क्या चीज़ ठंडी है, क्या चीज़ गर्म है। हम किसी चीज़ को स्पर्श करते हैं तो बता सकते हैं ना कि ठंडा या गर्म है ना। अगर हमारी बॉडी में दर्द हो रहा है किसी चीज़, तो महसूस कर रहे हैं ना कि दर्द है, तो ये सब थैलेमस बताता है। मध्य मस्तिष्क का जो अग्रभाग है, जो आगे का भाग है, इसको हम सेरिब्रल पेडिकलस का बना होता है। पश्च मस्तिष्क वहीं पोन्स अनुमस्तिष्क बोलते हैं, सेरिबेलम एवं मेंडुला ऑब्लांगेटा से मिलकर बना होता है। मेंडुला ऑब्लांगेटा को पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, और मेंडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा सूचनाओं को संचालन मस्तिष्क में से मेरुरज्जु के बीच में किया जाता है। पोन्स श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। कोमा, इंसेफ्लाइटिस, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क की बीमारी होती है। मिर्गी है, सेरिब्रल पॉलिसी, सिर दर्द आदि मस्तिष्क से संबंधित रोग हैं। मेरुरज्जु का कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित एवं दोस्तों समन्वयन करना होता है, और ये मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है। मेरुरज्जु का निर्माण कहाँ होता है सर, ये मेंडुला ऑब्लांगेटा के पिछले हिस्से के द्वारा होता है, और परदीय तंत्र का तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से बना होता है। अगला पॉइंट है कि मानव में दोस्तों 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं एवं 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती हैं। 12 जोड़ी कपाल, जो हमारे सर कपाल यानी हमारे सर की जो खोपड़ी है उसकी तंत्रिका तंत्र की बात हो रही है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की खोज सर्वप्रथम दोस्तों लैंगली नामक वैज्ञानिक ने की थी। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की खोज किसने की थी सर, लैंगली ने की थी। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दोस्तों 2 भाग होते हैं, अनुकंपी और दोस्तों परानुकंपी तंत्र। अनुकंपी तंत्र और परानुकंपी तंत्र ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 प्रमुख भाग हैं। आइए जानते हैं अनुकंपी तंत्र और परानुकंपी तंत्र के
बारे में, इन दोनों में अंतर क्या है? दोस्तों अनुकंपी तंत्र में हृदय गति हमारी तेज रहती है और परानुकंपी में हृदय गति धीमी रहती है। अनुकंपी में श्वसन तंत्र की दोस्तों तीव्र करता है और इसमें दोस्तों परानुकंपी श्वसन तंत्र को धीमा करता है। ऐसे यह आँख की पतली पुतली को फैलाता है, या आँख की पतली को संकुचित करता है, यानी कि दोस्तों सिकोड़ता है। यह क्रमाकुंचन गति को धीमा करता है, यह क्रमाकुंचन गति को सामान्य करता है। क्लियर? यह क्रमानुकुंचन गति को सामान्य करता है। यह तनावपूर्ण एवं दोस्तों आपातकालीन परिस्थितियों में सक्रिय होता है और यह सामान्य एवं आरामदायक परिस्थितियों में सक्रिय होता है। अगला आदर्श तंत्र तो ह्यूमन स्केलेटन, यानी कि मानव का कंकाल। मानव का कंकाल क्या है? हड्डी है ना, तो हड्डी का अध्ययन जानेंगे ना, तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है सर? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों का अध्ययन, हमारी जो बोन्स हैं, हड्डी, इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थि एक जीवित ऊतक है जो कंकाल तंत्र के मुख्य भाग का निर्माण करती है। शिशुओं में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती हैं। शिशु में, बच्चों में 300 हड्डियां होती हैं और हृदय हड्डियां जो हैं ये एक दूसरे से स्नायुओं के द्वारा जुड़ी होती हैं। वयस्क मनुष्य में कितनी होती है? 206 हड्डियां होती हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आप लोगों को ना आए। मानव खोपड़ी में दोस्तों आपकी 22 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी और उससे जुड़ी हड्डियां मिलकर दोस्तों 29 हड्डियां होती हैं। अगर खोपड़ी में पूछा जाएगा तो 29 हड्डियां, जिसमें दोस्तों 8 मस्तिष्क के, 4 और के खोल अर्थात कपाल और 6 कर्ण अस्थियां होती हैं, जो शेष 14 हड्डियां चेहरे पर कंकाल बनाती हैं और यह हॉइड नामक अस्थि मुख्य गुहा में स्थित होता है। क्लियर? नेक्स्ट। अब इसके बाद आता है सर कशेरुकी दंड। कशेरुकी दंड क्या होता है? इसको भी आपने पढ़ा होगा। मनुष्य के दोस्तों चलने फिरने आदि में दोस्तों मदद करता है हमारा कशेरुकी दंड। कशेरुकी दंड में दोस्तों एक दूसरे से जुड़ी आपकी 26, शिशुओं में दोस्तों 33 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, जिन्हें दोस्तों हम कशेरुकी तंत्र कशेरुकी दंड कहते हैं। मांसपेशियां अस्थियों से दोस्तों जुड़ी जो होती है उसको हम टेंडन कहते हैं। मांसपेशी अस्थियों से दोस्तों टेंडन के द्वारा जुड़ी होती है। जांग की हड्डी है फीमर, जो जांग की हड्डी उसका नाम क्या है? फीमर। और फीमर दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है, जो जांग में पाई जाती है, फीमर। वहीं कान की जो हड्डी है ये दोस्तों हमारी स्टेपीज है, जो कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कान में पाई जाती है। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की होती है और सबसे बड़ी जो हड्डी है ये दोस्तों जांग की होती है, फीमर की। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है हमारा कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थियों का महत्वपूर्ण अवयव है और ये अस्थियों में दोस्तों सर्वाधिक पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से दोस्तों वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है और बच्चों में दोस्तों रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। इसको हम सूखा रोग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों बच्चों को? सूखा रोग भी इसको कहते हैं। गठिया रोग शरीर के अस्थियों को जोड़ों से संबंधित रोग है और ये यूरिक अम्ल का स्तर बढ़ जाने के कारण दोस्तों गठिया रोग होता है। संधिशोथ है, जोड़ों से दोस्तों संबंधित एक रोग है और अस्थि सुस्थिरता, इसमें अस्थि के मैट्रिक्स से खनिज और दोस्तों रेशे समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य में पसलियों की संख्या दोस्तों 12 जोड़ी, अर्थात दोस्तों पसलियाँ 24 होती हैं। क्लियर? ये पॉइंट दोस्तों मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था कि पसलियों की संख्या कितनी होती हैं। क्लियर? पसलियों की संख्या कितनी होती है सर? याद रखना 24 होती हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा स्टर्नम। स्टर्नम या दोस्तों उरोस्थी वक्ष के मध्य में स्थित एक चपटी अस्थि होती है। अगला पॉइंट आता है सर नाखून और बाहरी कंकाल के अंतर्गत आता है। नाखून जो हमारा बाहरी कंकाल है ना, क्योंकि भाई अंदर तो होता नहीं शरीर के, बाहर है, तो बाहरी कंकाल आता है जिसमें दोस्तों आपके केरेटिन प्रोटीन बने होते हैं। हमारे बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है सर? बालों में भी हमारा कैरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। हमारे नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है सर? इसमें भी आपका कैरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले मुख्य तत्व आपके ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस हैं। और कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण तथा इनकी मजबूती के लिए आवश्यक है। जो कैल्शियम, फास्फोरस और आपका फ्लोरीन जो है ये आपके हड्डियों और दोस्तों दांतों के निर्माण तथा इनकी मजबूती के लिए ये आवश्यक होता है। आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट यहाँ दोस्तों दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियाँ की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है सर? 206 होती हैं। बाल्यावस्था में बच्चों में कितनी होती है मनुष्यों की? बच्चों में दोस्तों हड्डियों की संख्या कितनी होती है सर? 300 होती है। ठीक है। रीढ़ की हड्डी की सर कुल संख्या प्रारंभ में दोस्तों 33 होती है। सिर में कुल हड्डियाँ दोस्तों 29 होती हैं। कपाल की दोस्तों हड्डियाँ 8 होती हैं और कर्ण की कुल हड्डियाँ दोस्तों 6 होती हैं। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या विकसित होने पर दोस्तों 26 होती हैं। फेशियल की कुल हड्डियाँ दोस्तों 14 होती हैं और पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 24 होती है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक ये डायग्राम है। यहाँ पर आपकी कमर की हड्डी है ये, ठीक है, ये आपका कशेरुकी दंड है।
जिससे हमारा कशेरुकीदंड हमारे गर्दन, हमारा वक्ष, कोटी और सैक्रम और तो पुच्छ, इसमें करके तुम्हारी कितनी अस्थियाँ होती हैं? 26 अस्थियाँ पाई जाती हैं। आइए इसके अब ऐसे कम समझ में आएगा, अब इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। ये रहा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि हमारे वक्ष में कितनी होती हैं, तो वक्ष में दोस्तों आपकी हड्डियों की संख्या टोटल पूछी जाएगी तो 25 बताना है। अगर आपसे बोला जाए कि हमारे वक्ष में कितनी हड्डियां होती हैं, तो वक्ष में कितनी बताओगे सर आप? वक्ष में आप 25 हड्डियां बताओगे। 25 हड्डियां कैसे हो जाएंगी? देखो, एक तो आपकी स्टर्नम होती है, 24 आपकी पसलियों में होती है, तो 24 और कितना हो गया? 25। वक्ष और कूल्हा, ये आपके अंश मेखला और श्रोणि मेखला होती है। जो क्लोहा होता है इसमें आपका श्रोणि मेखला पड़ता है, और वक्ष में आपका अंश मेखला। अंश मेखला इसमें आपके इस 2 स्कैपुला और दोस्तों 2 क्लेविकल, यानी कि 4 अस्थियाँ दोस्तों इसमें पाई जाती हैं। वहीं श्रोणि मेखला में आपका ऑस इनमेंटिस 2 अस्थियाँ हैं, तो यानी कि आपका 2 बचा है। तो श्रोणि मेखला और ऑस इनमेंटिस में आपकी 2 अस्थियाँ पाई जाती हैं। अगला आपका अग्रपाद, ऊपरी बाहु ह्यूमरस जिसको बोलते हैं, इसमें 2, अग्रबाहु रेडियस और उल्ना इसमें 4, और कलाई कार्पल्स में 16, हाथ में 10 और अंगुलियों पैलेंजाइटिस में दोस्तों आपकी कितनी है? 28 है। तो ऐसे करके दोस्तों आपके अग्रपाद में कुल 60 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अगला है सर आपका पश्चपाद, जांग फीमर, 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, पिंडली और टिबिया और फिबुला, जो हमारी पैर की जो हड्डी होती है ना उसको टिबिया और फिबुला होती है, इसमें 4 हड्डियाँ पाई जाती हैं। घुटना पटेला 2, और गुल्फ टखना टार्सल्स 14, और पैरा तलुआ मेटाटार्सल्स 10, और अंगुलिस्थियाँ फैलेंजिस, इसमें दोस्तों आपकी 28 अस्थियाँ पाई जाती हैं। चलिएगा भाई, आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला है दोस्तों संविधान या जोड़। अगला पॉइंट है आपका अच्छा, संविधान बोल दिया मैं, संधियाँ लिखा है भाई। देखो मैं संविधान बोल रहा हूँ, ऐसा लगा कि मुझे संविधान लिखा है, कोई नहीं, संधियाँ हैं, ठीक है। चलिएगा, संधियाँ और दोस्तों जोड़ के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, जोड़ का प्रकार पढ़ेंगे, इसकी विवरण गति पढ़ेंगे और इसके कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ सर हमारी जोड़ की, जो हमारे रेशीय जोड़े होते हैं जिसको फाइबर्स बोलते हैं, फाइबर्स जॉइंट्स, इनकी जो विवरण के बारे में, इनकी जो गति है वो हड्डियों में स्थिर रहती है और गति नहीं होने देती है। ये आपकी खोपड़ी की हड्डियाँ पाई जाती है। उपास्थि युक्त जोड़, ये इन जोड़ों में तो सीमित गति होती है जो कि हमारे केसरी दंड में होता है। साइनोवियल जोड़, जो कि बॉल और सॉकेट जोड़ होता है, इसमें आपका कंधा और कूल्हा पर दोस्तों इफेक्ट पड़ता है। हिंज जोड़ दोस्तों ये केवल एक दिशा में गति करता है, और ये घुटना और दोस्तों कोई नहीं। पाइवट जॉइंट, धुराग्र जोड़, इसमें आपका गर्दन, एटलस और अक्ष के बीच। विस्पर्शी जोड़, इसमें आपका कलाई और टखना पर दर्द होता है। सैडल जोड़ जो आपका है अंगूठा के। अगला आपका अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी विज्ञान जिसको कहते हैं सर एंडोक्राइनोलॉजी के जनक कौन है सर? थॉमस एडिसन है। एंडोक्राइनोलॉजी के जनक कौन है सर? एंडोक्राइनोलॉजी के जनक हैं थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन है भाई, क्लियर। चलिएगा भाई, आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट दोस्तों कह रहा है कि अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित सर्वप्रथम जो रोग होता है ये आपके एडिशन रोग है, जो आपके एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित है। वहीं बात करते हैं सर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, तो बहिस्रावी ग्रंथियां, ये आपकी नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं, और इसमें जो आपके एंजाइम्स होते हैं, इसका जो स्रावण होता है ये आपकी दुग्ध ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां और अश्रु ग्रंथियां तथा लार ग्रंथियों से होता है। अंतःस्रावी जो ग्रंथि हैं ये आपकी दोस्तों नलिका विहीन ग्रंथि होती हैं, जिनसे हार्मोन्स का स्रावन होता है, जैसे आपकी पीयूष ग्रंथि, मास्टर ऑफ ग्लैंड्स जिसको कहते हैं, और वहीं पर होती है आपकी थायराइड ग्लैंड्स जिसको हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सर पीयूष ग्रंथि के बारे में, तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग में स्थित होता है, और पीयूष ग्रंथि के दोस्तों पश्च भाग में आपका ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन्स का स्रावन होता है। पीयूष ग्रंथि आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावन को नियंत्रित करती है, और यह व्यक्ति की वृद्धि और दोस्तों स्वास्थ्य, लैंगिक विकास आदि को भी दोस्तों ये नियंत्रित करने का कार्य करती है। क्लियर है। और इसी को हम दोस्तों मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, इसको मास्टर ऑफ ग्लैंड्स भी कहते हैं। अगर मैं बात करता हूं सर हाइपोथैलेमस की, तो मैंने अभी आपको बताया कि यह हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे शरीर के ताप को, हमारे भूख को, प्यास को, प्रेम, घृणा, ये सब जो है दोस्तों ये तंत्र शरीर सुरक्षा, ये दोस्तों आदि को नियंत्रित करने का काम करता है। अगर मैं बात करता हूं सर ऑक्सीटोसिन की, तो ये शरीर की चिकनी मांसपेशियों पर कार्य करता है तथा उनके संकुचन को प्रेरित करता है। थायराइड ग्रंथि जो होती है ये हमारे श्वास नली के दोनों ओर दोस्तों इसमें लिरिक्स
के नीचे स्थित होती है और ये गर्दन के क्षेत्र में स्थित ग्रंथि होती है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सर आप ये बताइएगा कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि है ये हमारे शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा सर ये गले में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है दोस्त? गले में, ठीक है। अगला है हमारा, यह शरीर की दोस्तों हमारी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आप क्या बताओगे सर? थायराइड। शरीर की सबसे बड़ी थायराइड जो ग्रंथि है सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायरॉक्सिन जो होता है ये हमारे आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल होते हैं जो कि हमारे शरीर के कार्य को, विकास और वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। थायराइड ग्रंथि आपकी ट्राई आयोडोथायरिन T3 जिसको बोलते हैं और थायरॉक्सिन T4 ये हार्मोन्स को रिलीज करती है। और एड्रीनाइलिन को हम दोस्तों फाइट ऑफ फ्लाइट क्या बोलते हैं सर? फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स कहते हैं, लड़ो और उड़ो। ग्रोथ हार्मोन्स की कमी से दोस्तों क्या होता है सर? हमारे शरीर बौना हो जाता है, गंठे रह जाते हैं। पैराथायरॉयड ग्रंथि आपके पैराथायरॉयड हार्मोन्स जिसको बोलते हैं सर PTH का स्रावण करती है। और पैराथायरॉयड हार्मोन्स हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियमन करती है। अगर मैं बात करता हूँ सर पीनियल ग्लैंड्स की, तो हम दोस्तों इसको आत्मा का स्थान या हम दोस्तों इसको थर्ड आई यानी कि तीसरी आंख का अवशेष भी कहते हैं। यह ग्रंथि हमारे अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय ऊपरी भाग में स्थित होती है और ये हमारे मेलाटोनिन हार्मोन्स को स्रावित करती है। अगर मैं बात करूं सर थाइमस ग्रंथि की, तो ये हमारी द्विपाली लसिका अंग है जो हमारी हृदय और महाधमनी के ऊपर फेफड़ों के दोस्तों बीचों बीच ये आपकी स्थित होती है। यह ग्रंथि हमारे थाइमोसिन नामक हार्मोन्स का स्रावण करती है और ये टी लिम्फोसाइट्स और ये टी सेल का निर्माण करती है, टी कोशिका को। अग्नाशय जो है ये दोस्तों हमारी मिश्रित ग्रंथि है जिसको मिक्सचर ऑफ ग्लैंड्स कहते हैं। अग्नाशय को याद रखना, मास्टर ऑफ ग्लैंड्स इज इक्वल टू पीयूष ग्रंथि और आपका मिक्सचर ऑफ ग्लैंड्स अग्नाशय। लैंगरहैंस के द्वीप अग्नाशय में फैली हुई आपकी अंतःस्रावी कोशिकाएं द्वीप होती हैं। अल्फा कोशिकाएं आपका ग्लूकागॉन नामक हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। ग्लूकागॉन जो होता है हमारे रक्त को दोस्तों ग्लूकोज की कमी को दोस्तों क्या करता है? ये दूर करने का काम करता है। बीटा सेल्स हमारे इंसुलिन नामक हार्मोन्स को स्रावण करती हैं और इंसुलिन जो होता है तुम्हारे रक्त में ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा को घटाने का कार्य करता है। इंसुलिन जो है दोस्तों एक प्रोटीन श्रृंखला होती है जिसमें आपके पेप्टाइड हार्मोन्स पाए जाते हैं और हाइपोथैलेमस को हम दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र पर सुप्रीम कमांडर कहते हैं क्योंकि हमारे भूख प्यास का जो केंद्र आपका हाइपोथैलेमस होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां आपके हार्मोन्स के अध्ययन को एंड्रोक्राइनोलॉजी कहते हैं। अगर मैं बात करता हूं सर अग्रपीयूष और पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन्स के बारे में, तो हमारा दोस्तों वृद्धि हार्मोन्स जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, ये आपकी वृद्धि को प्रेरित करता है और अतिस्राव की वजह से इसमें बौनापन और अतिस्राव की वजह से इसमें जाइंगेटिज्म और दोस्तों एक्रोमेगले होते हैं जिसको हिंदी में अतिकायता बोलते हैं। अगला है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, यह स्तन ग्रंथियों में वृद्धि और इनमें दुग्ध निर्माण का नियंत्रित करती है। थायराइड जो प्रेरक हार्मोन्स होता है TSH, ये हमारे थायराइड हार्मोन्स के स्रावण को प्रेरित करता है। और वहीं पश्चपीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स पाया जाता है जिसमें स्त्रियों में प्रसव के समय गर्भाशय पेशियों के संकुचन और दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्राव को प्रेरित करना होता है। अगर मैं बात करता हूँ सर ADH की, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स एवं वैसोप्रेशन मुक्ता ये वृक्क पर हमारी जो किडनी है उस पर वर्क करता है। वृक्क को दूरस्थ संबित नलिका से जल और आयनों के पुनः अवशोषण को प्रेरित करता है और हाई पोसिक्रेशन या डायबिटीज इंसिपिडियस होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन्स उनके अगर हम कार्य की बात करते हैं दोस्तों, हमारा सबसे पहले आता है पीनियल ग्लैंड्स। पीनियल ग्लैंड्स में हमारा हार्मोन्स मेलाटोनिन पाया जाता है जिसका कार्य हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। मुझे कब सोना है, मुझे कब नींद आ रही है, मुझे कब उठना है, कब जागना है, ये सब हमारा पीनियल ग्लैंड्स करता है। थायराइड ग्लैंड्स आपका T4 एवं दोस्तों आपके ट्राई आयोडोथायरोन जिसको हम T3 बोलते हैं, T3 लिम्फोसाइट्स, ये शरीर की उपापचयी दर को दोस्तों ये नियंत्रित करने का काम करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अपना अगला आता है हमारा पैराथायरॉयड ग्रंथि। पैराथायरॉयड जो ग्लैंड्स है ये आपके पैराथायरॉयड हार्मोन्स और दोस्तों कॉलिफ हार्मोन्स, हम पैराथायरॉयड हार्मोन्स को ही कॉलिफ हार्मोन्स भी कहते हैं जो कि हमारे कैल्शियम और फॉस्फेट आयन को दोस्तों रुधिर के बीच नियमन का कार्य करता है। थाइमस ग्रंथि है, इसमें हमारा थाइमोसिन पाया जाता है और इससे हमारे टी लिम्फोसाइट्स को विकास और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का काम करता है। अग्नाशय ग्रंथि में आपका इंसुलिन हार्मोन्स पाया जाता है जिसमें रक्त में दोस्तों ग्लूकोज को नियंत्रित कर मात्रा को कम करता है। एड्रिनल ग्रंथि, इसमें आपका एड्रिनलिन हार्मोन्स पाया जाता है जो कि तनाव को कम करता है, हमारे स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। नेक्स्ट अगला आता है सर हमारा प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र क्या है, आइए जानते हैं सर प्रजनन तंत्र होता क्या है। दोस्तों प्रजनन तंत्र वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत आपका कोई सजीव अपनी वंश वृद्धि के लिए अपने समान जीवों को उत्पन्न करता है, वो प्रजनन कहलाता है। आप भी चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, हमारा वंश चले, हमारा परिवार चले और हमारे वंश की वृद्धि हो, तो उसको हम प्रजनन क्रिया बोलते हैं। जनन के प्रकार से यानी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन,
संपूर्ण जीव जगत में दोस्तों जनन आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं लैंगिक जनन। अगर मैं बात करता हूँ सर अलैंगिक जनन की, ये मुख्यतः एक कोश के जीवों और दोस्तों निम्न स्तरीय पादपों एवं जंतुओं में पाया जाता है। पादप का मतलब होता है सर पेड़ पौधे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सर जीव और जनन विधि के बारे में, तो दोस्तों प्लेनेरिया पुनरुद्भवन जनन विधि कहलाती है। अमीबा आपका द्विविखंडन होता है, प्लाज्मोडियम बहुविखंडन, हाइड्रा मुकुलन विधि के द्वारा जनन करता है, और ब्रायोफिल्लम होता है ये कायिक प्रवर्धन के द्वारा जनन कार्य करता है। अगर मैं बात करता हूँ सर लैंगिक जनन के लिए दोस्तों, इसमें एक ही जाति के दो विपरीत लिंग वाले जनन अंगों की आवश्यकता होती है, मतलब दो अपोजिट में। लैंगिक जनन का प्रारंभ दोस्तों आपका नर और मादा के युग्मकों के सम्मिलन से होता है, और इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। निषेचन भी आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन में आते हैं आपके एग्जाम्पल के लिए समझे तो सर मेढक है, मछली आदि। आंतरिक निषेचन में आते हैं आपके जो आंतरिक निषेचन होता है जिसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसमें आपका मनुष्य आता है, कुत्ता है, मकड़ी आदि, ये आपके आंतरिक निषेचन में आते हैं। मानव प्रजनन तंत्र, अब ये होता है आपका सर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे सर? मानव प्रजनन तंत्र। मानव में प्रजनन तंत्र अन्य जंतुओं की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित और जटिल होता है। मनुष्य जो होता है ये आपका अनसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी जरायुजी विविपायरस प्राणी होता है। इसमें अंडे का जो निषेचन होता है ये फैलोपियन नली में होता है, जो भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगर मनुष्यों की अगर मैं बात करता हूं तो सामान्यतः मादा यानी कि दोस्तों यहाँ पे फीमेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल से लगभग 12 से 13 वर्ष की आयु में, जबकि नर लगभग 15 से 18 वर्ष की आयु में दोस्तों ये प्रजनन अंग दोस्तों इनके जो है हार्मोन्स है वो सक्रिय हो जाते हैं। फीमेल्स में 12 से 13 साल की आयु में, और पुरुषों में दोस्तों 15 से 18 साल की आयु में प्रजनन अंग सक्रिय होते हैं। मनुष्य में मादा जनन तंत्र कई अंगों से मिलकर बनते हैं, और ये नर जनन तंत्र की अपेक्षा कुछ जटिल होता है। मादा जनन तंत्र में अंडाशय जो होते हैं आपके ये प्राथमिक अंग, और दोस्तों शेष को हम द्वितीयक जनन अंग कहते हैं। इसमें निम्नलिखित जननांग शामिल होते हैं, जैसे एक जोड़ी अंडाशय है और गर्भाशय, और एक जोड़ी अंडवाहिनी और आपका योनि अंग। मादा में अंडाशय की एक जोड़ी होती है जो गर्भाशय के दोनों ओर श्रोणि गुहा जिसको हम बोलते हैं पेल्विक कैविटी में स्थित होती है। प्रत्येक अंडाशय का आकृति जो होती है तो अंडाकार होता है, और अंडाशय का आंतरिक हिस्सा जो है ये तंतुओं और संयोजी ऊतक जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। अंडाशय का मुख्य जो कार्य होता है वो अंडाणुओं की उत्पत्ति करना होता है। यह प्रक्रिया हमेशा दो हार्मोन्स पर डिपेंड रहती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इससे दोस्तों क्या होता है, इनसे नियंत्रित होता है। इसी कारण दोस्तों हम इन हार्मोन्स को हम नियंत्रण हार्मोन्स कहते हैं। नियंत्रण हार्मोन्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अंड वाहिनियों को हम दोस्तों डिंब वाहिनी भी कहते हैं। गर्भाशय का जो कार्य होता है निषेचित अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्धन के लिए उचित स्थान प्रदान करता है। स्त्री का अगर हम प्रजनन काल की बात करें तो 12 से 13 साल की उम्र में प्रारंभ होकर यह 40 से 45 की उम्र तक दोस्तों चलता है। सामान्यतः यह स्राव दोस्तों 3 से 5 दिनों तक रहता है, जिसको हम रजोधर्म, मासिक धर्म, या हम इसको ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। पहली बार जो मासिक धर्म होता है, रजोधर्म होता है, ये 11 से 14 वर्ष की आयु में होता है, और यह हर माह होने वाला रक्तस्राव जो आपका रजोधर्म जिसको कहते हैं, मासिक धर्म की अंतः या रजो निवृत्ति 45 से 55 की वर्ष की आयु में होता है। नर युग्मक शुक्राणु जो है ये मादा युग्मक अंडाणु से आपस में सम्मिलन से ये युग्मनज का निर्माण करते हैं। मनुष्य में दोस्तों जो गर्भाधान काल है ये आपका लगभग 280 दिनों का होता है। मनुष्य में निम्नलिखित लिंग हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसमें से आपका एक होता है आपका FSH और LH, फॉलिसिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और आपका रिलैक्सन हार्मोन्स। हार्मोन्स और उनके कार्य की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले मैं FSH एंड LH की बात करता हूं। तो सर FSH शुक्रजनक नलिकाओं को उद्दीप्त करके ये शुक्राणु को उत्पन्न करता है, और LH हार्मोन्स लीडिंग कोशिका को उद्दीप्त करके ये टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करता है, जो कि मादा में है अंडोत्सर्ग करता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला आता है सर हमारा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन होता क्या है सर, आइए जानते हैं कि स्टेरॉयड प्रकृति का एक एड्रोजन हार्मोन्स होता है। इसमें नर में दोस्तों गौण लैंगिक लक्षणों सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर का निर्माण करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स यह मादा का लिंग हार्मोन्स होता है, जो मादा में गौण लैंगिक लक्षणों का निर्माण एवं दोस्तों ऋतुस्राव का नियमन भी करता है। प्रोजेस्टेरोन यह गर्भ हार्मोन्स है, यह गर्भावस्था को बनाए रखता है, क्योंकि इसके कारण दोस्तों गर्भाशय पेशियां संकुचन नहीं करती हैं, शांत रहती हैं, जिससे श्रावण ऋतुचक्र अंडोत्सर्ग और दोस्तों निषेचन के बाद रुक जाता है। रिलैक्सन हार्मोन्स हमारे यह प्रसव के दौरान गर्भनाल प्लेसेंटा में स्रावित होता है, जो शिशु के जन्म में सहायक होता है।
अगला आता है सर हमारा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जैव विकास। अनुमानता है पृथ्वी की दोस्तों उत्पत्ति आज से करीब 4.6 अरब वर्ष पहले या 5 अरब वर्ष पहले हुई है, और लैमार्क बाद डार्विन, वेलिस, डिवरीज आदि ने दोस्तों जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज में प्रस्तुत किया है। मैं बात करता हूं दोस्तों पृथ्वी पर दोस्तों जो सबसे पहला जो पुराना जीव है वो है आपका नीले हरे शैवाल, यानी कि नील हरित शैवाल। ये पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है जो अपने भोजन का निर्माण या सूर्य के प्रकाश और जल के प्रयोग से करता है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे, और डार्विन के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। 1809 में लेमार्क ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में जीवों और दोस्तों अंगों में सतत बड़े होते हैं और प्रकृति और प्रवृत्ति को प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने इसमें डायनासोर्स जैसे विशालकाय सरीसृप रेप्टाइल्स थे जो मध्यजीवी या मेसोजोइक महा में थे, और उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत हांगो डिवरीज के द्वारा प्रतिपादित किया गया, और विकासवाद का सिद्धांत ये चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था। मैं बात कर रहा हूँ सर जेनेटिक्स आनुवंशिकी की, तो सजीवों के दोस्तों वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। 1822 से 1884 के आनुवंशिकता के बारे में जानकारी जो है सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया के निवासी थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी, और हम ग्रेगर जॉन मेंडल को हम आनुवंशिक विज्ञान का जनक भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना सर, आनुवंशिकी का जनक कौन किसे कहा जाता है सर? ग्रेगर जॉन मेंडल को। जेनेटिक्स ऑफ फादर ग्रेगर जॉन मेंडल, क्रोमोसोम्स द्वारा जीवों में आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं संतान में ले जाए जाते हैं। आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए दोस्तों मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था, और मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जन्म पर आधारित है। क्लियर। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा सर बारबरा मैंकलटॉक। इन्होंने प्लवॉन जीन, एक होता है जंपिंग जीन जिसको बोलते हैं प्लवमान जीन, इन्होंने इस सिद्धांत का दोस्तों प्रतिपादन किया, और शरीर में दोस्तों जो आनुवंशिकता की जो इकाई इसको जीन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। मुझे लगता है ये एग्जाम में आ जाए ना तो अच्छा पॉइंट रहेगा आप लोगों के लिए, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है बायोलॉजी का कि शरीर की आनुवंशिकता की इकाई क्या है सर? जीन है। क्लियर। उम्मीद करते हो दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब अगला पॉइंट दोस्तों हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है सर जंतु विज्ञान। क्या स्टार्ट होता है दोस्त? जंतु विज्ञान। अगर हम बात करें सर बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है दोस्त, फिजिक्स कंप्लीट हो गई, बायोलॉजी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से आपका चलेगा सर जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। हालांकि मैं जूलॉजी की क्लास जो है इसी के साथ में ही कंबाइंड करके चलूंगा, बायोलॉजी में ही जूलॉजी चलेगी और इसी में आपकी बॉटनी भी चलेगी। क्लियर। तो चलिएगा दोस्तों मैं इसी के क्रम में आगे क्लास अपनी बढ़ाता हूँ। अब मैं पढ़ूंगा दोस्तों जंतु विज्ञान के बारे में। ठीक है, मैं बायोलॉजी में ही सब कुछ कराऊंगा। ठीक है, मैं अलग से कोई थंबनेल नहीं क्रिएट करूंगा कि जंतु विज्ञान है फिर आपकी बॉटनी है वनस्पति विज्ञान है। ठीक है, बायोलॉजी में ही आपकी कवर करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मत कहना कि सर आपने जंतु विज्ञान नहीं कराया, बॉटनी नहीं कराया। भाई उसी की पार्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो जब आप देखोगे तो उसी में आपको जंतु विज्ञान कराया मैंने, उसी में आपका वनस्पति विज्ञान। ठीक है, बस इसके बाद जैसे आपकी ये एंड हो जाती है बॉटनी वगैरह, फिर सीधे स्पेशल टॉपिक्स पर चर्चा होगी। स्पेशल टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, एक एक दिन में एक एक चैप्टर फिनिश होगा आपका। चलिएगा भाई, पॉइंट क्या कह रहा है? जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत का वर्गीकरण उनकी दोस्तों शारीरिक बनावट के आधार पर किया जाता है। बहुकोशिकीय जंतुओं में दोस्तों मेटाजोआ कहते हैं, और इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। मैं बात करूंगा दोस्तों आपकी बार संघ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ शब्द की जो रचना है ये किसने की थी सर? ये गोल्डफस ने की थी। किसने की थी सर? गोल्डफस ने की थी। और इनका जो शरीर है ये केवल एक कोश की होता है, और इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। इस संघ के प्राणियों का प्रचलन जो है आपके कूटपाद, कशविका या पक्षाभिक के द्वारा होता है। ये स्वतंत्र जीव या परजीवी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका यूग्लिना हो गया, अमीबा है, एंट अमीबा, हिस्टोलिटका है, पैरामीशियम है और प्लाज्मोडियम आदि है। नेक्स्ट है आपका संघ पोरीफेरा। जो आपके संघ पोरीफेरा है इसमें आपके कुछ जंतु आते हैं। ये बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं जो आपके मुख्यतः समुद्र में पाए जाते हैं। इनका जो शारीरिक संगठन है ये कोशिकीय स्तर का होता है। इसमें नाल प्रणाली, कैनल सिस्टम होता है जिसमें ऑक्सीजन एवं भोज्य पदार्थ जंतुओं के शरीर में प्रवेश करते हैं। इनमें तो मुख का अभाव होता है। इनमें जल सूक्ष्म रंध्र ऑस्ट्रिया से प्रवेश करता है एवं बड़े रंध्र ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकलता है। इनके शरीर में असंख्य छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसको हम ऑस्ट्रिया कहते हैं, तथा इनके शरीर में एक बड़ी गुहा पाई जाती है जिसे हम स्पंज गुहा कहते हैं। इनका उदाहरण के लिए आपका साइकॉन हो गया, स्पॉन्जिला, यूप्लेकटेला हो गया और ल्यूकोस्लोनिया आदि। अगला आता है आपके संघ और सिलेंट्रेटा या दोस्तों निडेरिडा संघ के जंतु। ये जीव प्राय आपके समुद्र तथा जलाशयों में पाए जाते हैं। इनमें ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। निडेरिडा नामक इनकी एक दंश कोशिका होती है जिसको नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट बोलते हैं, और दंश कोशिका जो होती है भोजन को पकड़ने में मदद करती है।
इनके शरीर को 2 आकारों पोलिप और मेडुसा से बनता है। इनमें काइटिन एवं कैल्शियम का बाह्य कंकाल होता है। श्वसन एवं उत्सर्जन का कार्य शरीर की सतह से होता है और इसमें पाचन गुहा जो है, इसका जो डाइजेस्टिव कैविटी है, ये थैली से जैसी होती है। उदाहरण के लिए आपका हाइड्रा हो गया, है ना, जेलीफिश हो गई, और आपका सी एनीमैन हो गया, ऑरेलिया आदि। नेक्स्ट है आपका प्लेटी हेलमिन्थीज। ये भी एक संघ है जिसमें आपके कुछ जंतु आते हैं। इस संघ के अधिकांश जंतु आपके परिजीवी होते हैं, क्योंकि इनमें सामान्यतः चपटे क्रमी में होते हैं, और क्योंकि इनका जो शरीर है ये अखंडित और स्पष्ट रूप से चपटा होता है। इन जंतुओं में श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। इनमें शरीर संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है, और यह अप्रगुही का उदाहरण होता है। नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर चलते हैं भाई। अगला पॉइंट है आपका, इनमें उत्सर्जन जो होता है ये आपका फ्लेम सेल्स के द्वारा होता है, फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा होता है, और यह एक उभयलिंगी जंतुओं का संघ है। उदाहरण के लिए आपका प्लीनिरिया, टेनिया, सोलियम, फैसियोला आदि। संघ एस्क्लेमेंथीज या दोस्तों निमेटोडा। इनका शरीर गोलाकार होता है और इसको हम दोस्तों गोलाकृमि कहते हैं, राउंड वॉर्म कहते हैं। इन जीवों में दोस्तों आहार नाल का निर्माण पूर्ण होता है और श्वसन अंग इसमें नहीं होते हैं, लेकिन तंत्र इसमें विकसित होती है, और ये एक लिंगी होता है। उदाहरण के लिए आपका गोलकृमि है, पिनकृमि और फाइलेरिया। फाइलेरिया नामक जो रोग होता है ये दोस्तों में क्यूलैक्स मच्छर के काटने से होता है सर। क्यूलैक्स, जिसको हम हाथी पाँव नामक बीमारी होती है, क्यूलैक्स मच्छर से होता है सर। क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है, क्वेश्चन देखो यहाँ से पूछा यह जाता है कि फाइलेरिया रोग का वाहक क्या है। दोस्तों नोट कर लो अपनी कॉपी में, पता है तो मत करना, नहीं पता है तो नोट कर लेना। फाइलेरिया रोग का वाहक क्या है, तो दोस्तों क्यूलैक्स मच्छर बताएंगे। और इससे कौन सा रोग हो जाता है सर, इसको हाथी पाँव रोग बोलते हैं। इसमें दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों के पैर हाथी की तरह मोटे हो जाते हैं, और एक तो नॉर्मल रहता है पतला और दूसरा हाथी की जैसा मोटा, तो उसे फाइलेरिया रोग होता है, वो क्यूलैक्स मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट आता है आपके साथ संघ एनिलिडा। एनिलिडा संघ में आपके जंतु कभी कभी परजीवी होते हैं। ये आपके द्विपार्श्व समिति तथा त्रिस्त्री तथा अंग तंत्र स्तर के देहगुहा वाले जीव होते हैं। इसमें आहार नाल पूर्णतया विकसित होती है, और श्वसन प्रायः त्वचा के द्वारा, और कुछ जीवों में दोस्तों क्लोम के द्वारा होता है। इन संघ में कुछ जंतु एक लिंगी तथा कुछ उभयलिंगी होते हैं, और इनमें उत्सर्जन दोस्तों इनकी वृक्क के द्वारा होता है, जैसे आपका केंचुआ है, जोंक है, और आपका नेरिस आदि। संघ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ में दोस्तों कौन कौन से हमारे जंतु हैं, आइए जानते हैं। यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, जिसको बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। ये द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोणीय तथा प्रगोही है। इनमें आपका खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इसमें आपका रक्त जो है वो रंगहीन होता है, और रक्त में आपका इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब आप ये बताइएगा रक्त का रंग किसके कारण होता है, लाल रंग, हीमोग्लोबिन के कारण से। अब जब उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो रक्त का लाल रंग नहीं होगा, तो ये कैसा हो गया सर, रंगहीन है। मतलब रक्त इसमें रंगहीन है और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसमें उत्सर्जन मैलीपिगी नलिका के द्वारा होता है, और इसका शरीर सिर, वक्ष, उदर में विभाजित होता है। सिर मतलब हमारा जो सर है, वक्ष हमारी जो छाती, और दोस्तों हमारा उदर यानी कि पेट, इसमें विभाजित होता है। जैसे आपका बिच्छू हो गया, अब बिच्छू में उसका सिर हो गया मैन, प्लस उसका नीचे का चेस्ट की तरफ, है ना, और उसका उदर। बस यही आपके मकड़ी और मधुमक्खी आदि में, जिसमें आपकी हल्की सी जो कीट टाइप की जो चीज़ें आ जाती हैं। अगला आता है आपका संघ एकाइनोडर्मेटा। ये केवल समुद्री जीव होते हैं, केवल समुद्री जीव होते हैं, और ये त्रिकोरी तथा देह गुहा युक्त प्राणी होते हैं। इनमें पाचन तंत्र पूर्ण, परंतु उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। अभाव मतलब होता है कमी, किसी चीज में कमी होना। इस संघ में दोस्तों प्राणियों में क्या होता है कि कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाया जाता है, जो जल संवहन तंत्र इस संघ की विशिष्टता है, जो गमन और शिकार पकड़ने में, श्वसन में सहायक होती है। जैसे आपके स्टारफिश होगी, तारा मछली, और समुद्री खीरा। नेक्स्ट है आपका मोलस्का संघ। इनका शरीर दोस्तों 3 भागों में बटा होता है, सिर, अतरंग, ककुद और पाद। इसमें श्वसन गिल्स जो है आपके टीडिया के द्वारा होता है, उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए आपका घोंगा है, सीपी है, और ऑक्टोपस। ऑक्टोपस देखा होगा आपने, एक समुद्री जीव होता है जिसकी 8 भुजाएं होती हैं। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है सर, 8 भुजाएं होती हैं। नोट कर लेना कि घोंगा अपने जीवन काल के दौरान अपना लिंग बदल सकता है, जब तक वो जिंदा है तो वो चाहे तो अपना लिंग भी बदल सकता है। अगला आपका संघ हेमिकार्डेटा। यह समुद्री जीव है जो कृमि के समान होते हैं। इनका शरीर बेलनाकार होता है तथा शुंड, कॉलर और वक्ष में दोस्तों विभाजित होता है। इसमें आपके उदाहरण के लिए आपका है बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस ये आपके उथले समुद्र में पाए जाने वाला एक जीव है। ये दोस्तों एक जीवों के नाम है, ठीक है। ये जीव हैं जो कि आपके समुद्री जीव हैं, तभी इनका नाम जो है आपको कुछ अटपटा सा लग रहा होगा, बोलने में भी दिक्कत दे रही होगी, है ना। तो ये आपके समुद्री जीव हैं।
अगर आप इनको देखना चाहते हो तो इनके नाम को नोट करके आप लोग गूगल पे जाके सर्च करके इनकी फ़ोटो को देख सकते हो। देखने से क्या रहता है, उस चीज़ की आपको चीज़ें याद रहती हैं लंबे समय तक। अगला आता है आपके साथ संघ कार्डेटा। इस संघ में प्राणी, जल, वायु तीनों में रह सकते हैं और इस संघ में सभी जंतुओं में केंद्रिका तंत्र और मस्तिष्क एवं स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। नेक्स्ट आपका मत्स्य वर्ग। ये सभी असमतापी जंतु हैं। इनमें श्वसन क्रिया के लिए दोस्तों क्लोम यानी कि गिल्स पाए जाते हैं, जो जल में दोस्तों विलीन ऑक्सीजन को उपयोग करते हैं। कुछ मछलियों में दोस्तों कंकाल भी होता है, आपने देखा होगा कुछ मछलियों में हड्डी भी होती है ना, जैसे आपकी शार्क मछली। भाई शार्क तो भैया मछलियों का राजा है, भाई इसमें तो होना ही रहता है। अन्य प्रकार की मछलियों में दोस्तों कंकाल अस्थि का बना होता है, जैसे रोहा है, ट्यूना है। मछलियों में दोस्तों आपकी बहुत सारी वैरायटी होती है। आप लोगों को अगर मछली की कोई वैरायटी का नाम याद हो, आपके यहाँ किस मछली को क्या बोलते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो भाई मैं भी एक बार पढ़ लूँगा कि हाँ भाई आप लोगों को चीज़ें पता हैं। अगला आपका संघ एम्फीबिया उभयचर। उभयचर का मतलब होता है, उभय का अर्थ होता है सर दोनों, जो थल में भी रहे और जल में भी रहे। तो इस संघ के जीव दोस्तों जल और स्थल, मैंने बोला ना जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। तो ये जंतु आपके असमतापी होते हैं। इस संघ के जंतुओं में हृदय में आपके 3 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद और 1 निलय। इसमें श्वसन क्लोम फुफ्फुस और दोस्तों त्वचा के द्वारा होता है। जैसे मेढक, मेढक सांस किससे लेता है, अपनी त्वचा से। एक थियोफिसिस हो गया और सैलेमेंड्रा, ये जीव हैं, ये दोस्तों अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। अगला आपका संघ सरीसृप। ये साधारणतः स्थलीय जंतु होते हैं, लेकिन कुछ जलवासी भी होते हैं। ये असमतापी होते हैं, लेकिन ये अंडे देने वाले होते हैं। इनके हृदय में दोस्तों आपके 3 प्रकोष्ठ होते हैं, जैसे मगरमच्छ, मगरमच्छ में लेकिन इसमें 4 प्रकोष्ठ का होता है। यह फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है और कंकाल पूर्णतः अस्थिर होता है, जैसे आपका छिपकली है, सांप है, घड़ियाल है और दोस्तों कछुआ आदि। अगला आता है दोस्तों आपके मैमल्स यानी कि स्तनधारी वर्ग। इनकी त्वचा पर दोस्तों रोम पाए जाते हैं। इनकी त्वचा में रोम पाए जाते हैं, ये आपके समतापी होते हैं। और इस वर्ग के जो प्राणी हैं ये आपके ध्रुवीय ठंडे भाग जैसे जंगल है, घास के मैदान है आदि में दोस्तों ये आपके पाए जाते हैं। संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव सबको पता होगा सर, ब्लू व्हेल है, ये एक मछली है। और प्लेटिपस एवं एक्डिना ये अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। हृदय में आपके 4 प्रकोष्ठ होते हैं तथा श्वसन की क्रिया ये फेफड़ों के द्वारा होती है। इस वर्ग के जीवों के दोस्तों निम्न स्तर हैं। प्रोटोथीरिया, ये अंडे देने वाले प्राणी, जैसे आपका एक्डिना है, मेटिथीरिया है, ये अपरिपक्व बच्चों को जन्म देने वाले प्राणी हैं, जैसे आपका कंगारू हो गया। यूथीरिया होता है परिपक्व बच्चों को जन्म देने वाले प्राणी, जैसे कि आपका मनुष्य। अगर मैं बात करता हूँ तो अगले पॉइंट आता है आपका सर पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग में आपके आते हैं, इस वर्ग के जो जंतु होते हैं ये आपके समतापी होते हैं। इनके शरीर के ऊपरी पंखों की उपस्थिति में उनके उड़ने की क्षमता होती है, लेकिन कुछ इनमें से अपवाद भी हैं जो कि नहीं उड़ सकते, लेकिन वो पक्षियों की कैटेगरी में आते हैं। देखो एक पक्षी होता है सर कीवी, कीवी एक पक्षी है दोस्तों, ये नहीं उड़ता है। दूसरा पक्षी आता है सर शुतुरमुर्ग, ये पक्षी जो है ये भी दोस्तों नहीं उड़ता है, लेकिन ये पक्षी की कैटेगरी में आता है। जैसे शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग क्या होता है, ये काफ़ी बड़ा पक्षी होता है और ये काफ़ी वेटेड होता है, और जिससे वजह से ये दौड़ तो सकता है, ये दौड़ता काफ़ी तेज़ है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता है। तो ये पक्षी की कैटेगरी में जाएगा, लेकिन ये ना उड़ने वाले पक्षी हो जाएंगे, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है, इनमें फेफड़े पाए जाते हैं इन पक्षियों में। ये श्वसन कहाँ से लेते हैं, अपने फेफड़ों से। और सभी पक्षी अंडज होते हैं, जितने भी पक्षी हैं सारे पक्षी अंडे देते हैं। उदाहरण के लिए आपका चाहे वो शुतुरमुर्ग हो, वो भी अंडा देता है। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, तो ये शुतुरमुर्ग का ही होता है, ठीक है। कबूतर है, गौरैया है, मैना है, तोता है आदि, जितने भी सारे पक्षी होते हैं वो सारे आपके अंडे देते हैं। यानी कि सभी पक्षी कैसे होते हैं सर, अंडज होते हैं। क्लियर है ना। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। तो लो भाई, आपका जूलॉजी भी एंड हो गया। छोटा छोटा टॉपिक है और जूलॉजी में वही पढ़ा है जो बुक में दिया है और जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बुक में आपको वही चीज़ें दी गई हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। और बाकी आयोग है भैया क्या रख दे एग्जाम में, ये किसी को कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन प्रयास सभी करते हैं कि हम जितना ज़्यादा फांस सके पेपर में क्वेश्चंस को। अब अगला आता है सर हमारा वनस्पति विज्ञान। इसी में सब कुछ चलेगा आपका, इसी में आपकी वनस्पति विज्ञान बॉटनी भी चलेगी, इसी में जूलॉजी सब कुछ। आज मैंने आपके 2 टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए, बायोलॉजी कंप्लीट, जूलॉजी कंप्लीट। अब अगला टॉपिक रहेगा सर हमारा वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। तो इसकी जो चर्चा है दोस्तों वो मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करूँगा, ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान में आपके लगभग 11 पेज हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो ये कल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये समझ लो। मतलब साइंस का जो टॉपिक है ना हमारा, ये पूरा कल कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें लगभग 10 पेज है ना, तो एक ही वीडियो में वो सारे मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो लगभग 1 घंटे की क्लास है, काफ़ी है। और बाकी ये दिमाग से निकाल दो कि सर एग्ज़ाम आने वाला है, तो भाई एग्ज़ाम तो आने वाला है, वो तो आएगा ही, लेकिन उससे पहले आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही साइंस कंप्लीट हुआ इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स हैं भाई,
कंप्लीट हो जाएंगे। और आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे सर स्टैटिक जीके तो मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे, वो कैसे करें? भाई इस बुक में स्टैटिक जीके तो नहीं दिया गया है, क्योंकि ये सेकंड लॉन्च बुक है आपकी। इससे पहले जो उन्होंने लॉन्च की थी, जब इसका सिलेबस पैटर्न आया ही नहीं था होमगार्ड का, तो उन्होंने इसमें रीजनिंग मैथ वगैरह दे दी, तो उसमें स्टैटिक जीके दे रखा। तो स्टैटिक जीके के लिए सबसे बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए कि आप स्टैटिक जीके अलग से पढ़ो, जरूरी नहीं कि इस बुक में दिया जाए। तो इसमें तो दिया नहीं, इसमें तो मैं आपको सारी बुक्स तो पेज बाय पेज कंप्लीट करा ही रहा हूँ। अगर आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, स्टैटिक जीके की जो अंकित भाटिया ने पहले बुक लॉन्च की थी फर्स्ट वाली, क्योंकि स्टैटिक जीके में कुछ चेंज तो रहता नहीं है, वही आपकी नदियाँ वही सब कुछ रहता है। तो स्टैटिक जीके की आप जाओ, उस बुक से मैंने क्लास करा रखी है, उन क्लासों को आप देख लो। जैसे आपके प्रमुख नृत्य हो गए, महत्वपूर्ण दिवस हो गए, है ना, कौन भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, ये सब चीज़ें वहाँ से पढ़ लो आप। जितने भी आपके बांध हैं, जितने भी आपके प्रमुख झरने हैं, सब कुछ वहाँ से आप पढ़ लो। और रही बात यूपी जीके की, तो यूपी जीके के लिए मैं आपको एक बुक दिखा दूंगा कि वो बुक जो होगी वो काफ़ी पतली बुक है, 30-40 रुपए की बुक है। मैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कराना चाहता हूँ, तो मैं आपको वो दिखा दूंगा, नहीं तो वो करा दूंगा। या तो फिर मैं आपको यूथ पब्लिकेशन की एक बुक है जिसमें आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। 129 या 190 पेज की बुक है शायद, ऐसी कुछ है, वो मैंने आपको टेलीग्राम पर डाल भी रखी है। तो मैं यूपी जीके के लिए वही बुक करवा दूंगा बस, क्योंकि इसमें क्या रहेगा, केवल यूपी जीके पूरा आपका दिया गया है। उसमें पूरा यूपी का इतिहास भी मिल जाएगा, यूपी का भूगोल, सब कुछ यूपी के बारे में रहेगा। वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे, जितने भी आपके स्टेट लेवल एग्जाम में आए हुए हैं। अगर मुझे वो सही लगा तो मैं वो करा दूंगा। और बाकी आप लोग अपने आप से भी तैयारी करना सीखो, ठीक है? वीडियो के भरोसे ही मत रहा करो, वीडियो आएगी वो तो अब तो आप करेंगे ही करेंगे, बाकी आप अपना आप कितना समय दे रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको यही गाइड करूँगा, अगर मेरी वीडियो नहीं आ पाती है तो चाहे तो आप इससे पिछली वाली क्लासों का रिवीजन कर लो और अपने आप से कुछ ज़रूर पढ़ने की कोशिश किया करें, क्योंकि भाई मेरे भी पास टाइम कम है, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं भी कर पाता हूँ कभी कभी। बट मैं कोशिश पूरी यही रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके इस बुक को मैं ख़त्म करा दूँ बस, ठीक है? तो जैसे ये बुक कंप्लीट होगी फिर इसके बाद मैं यूपी जीके लेकर आप लोगों को कराऊंगा। और बाकी चलिएगा दोस्तों, जो भी आपकी कमेंट हो, जो भी राय हो, तो बताना आप लोग। बाकी मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।